हेलो एवरीवन। हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में बीयू का 2024 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जो है क्वेश्चन डील करते हैं। ये वीडियो हमारा जो है इस सब्जेक्ट का वीडियो हमारा 3 पार्ट में है और ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको पार्ट 1 देखना चाहिए और पार्ट 3 भी जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका कहीं से भी रिपीट कर सकता है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन आपका कहीं से भी रिपीट कर सकता है। उसके बाद अगर आपको ऑडियो का इशू हो या फिर आपको लो वॉइस लगे तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ईयरफोन का प्रयोग करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जो है इसका आंसर देखते हैं एक एक करके। हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, ताकि हम लोग उस तरीके से लिखें एग्जाम में तो हमको मैक्सिमम मार्क्स या फिर फुल मार्क्स मिल सके। तो हमारे सामने एक सवाल है, क्या कहता है वो, हाउ डू फ्यूचरिस्टिक सिस्टम इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ एनी नेशन। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, असर पड़ना। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, असर पड़ना। हमारा जो फ्यूचरिस्टिक सिस्टम है किसी भी देश के ग्रोथ पे क्या असर डालता है। सबसे बड़ा सवाल है कि सर ये फ्यूचरिस्टिक सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो फ्यूचरिस्टिक सिस्टम है, ठीक, ये वो सिस्टम, ये डिजाइन है जो आने वाला कल, ठीक ना, ये वो सिस्टम, ये डिजाइन है जो आने वाला कल यानी कि फ्यूचर को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। फ्यूचरिस्टिक सिस्टम ये वो सिस्टम या डिजाइन है जो आने वाला कल यानी कि फ्यूचर की नीड को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसका फोकस सिर्फ आज की प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं बल्कि फ्यूचर में रिसोर्स को बैलेंस करना और इफिशियंसी प्रोड्यूस करना भी होता है। क्या कह रहे हैं कि फ्यूचरिस्टिक सिस्टम मेनली किस चीज को ध्यान में रख के बनाया जाता है, सर फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाया जाता है। और इसका जो हमारा फोकस है वो क्या फोकस रहता है कि हमारा जो प्रेजेंट है, मतलब आज का जो समय है, ये तो हमारा सही रहे ही रहे, बल्कि आने वाला भविष्य में भी हमारा किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, उस चीज को भी ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। ठीक ना। तो अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि ये जो फ्यूचरिस्टिक सिस्टम है ये हमारे देश के या किसी भी देश के ग्रोथ पे क्या असर डालता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज अभी हम लोग यहाँ से देखेंगे। अच्छा, एक और बात, आपको जो है ना इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक ना, वहां पे आपके काम का बहुत सारा लिंक वगैरह रहेगा। जैसे कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा जहाँ आपको सारा चीज का अपडेट फटाफट मिल जाता है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो है ऐप का लिंक रहेगा जहाँ से आप फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा चीज अवेलेबल है, तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना चाहिए। बात समझ गए? चलिए, तो हम लोग यहाँ से जो है देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। फ्यूचरिस्टिक सिस्टम क्या है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक सिस्टम मतलब फ्यूचर में हमारा जो है सब कुछ सही चले, उसको उसको ध्यान में रखते हम लोग कोई चीज अगर तैयार करते हैं वो फ्यूचरिस्टिक सिस्टम है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एआई। बात समझ में आ रही है? एक होता है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हो सकता है आप सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे। इलेक्ट्रिकल वाला लोग जानता है। जैसे कि आप सुने होंगे कि हमारा जो है घर में अगर हम फोन से चाहे तो पूरा घर का स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पूरा घर का स्विच ऑन या ऑफ जो है अपना फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये किसके मदद से होता है, ये आईओटी के मदद से होता है। इसी तरीके से बहुत सारा चीज है जो कि हमारा फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में अभी देखते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग समझते हैं ये फ्यूचरिस्टिक सिस्टम क्या है। फ्यूचरिस्टिक सिस्टम रेफर्स टू एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मतलब जो नया खोजबीन हुआ है। ठीक है, दैट से फ्यूचर डेवलपमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी या इनोवेशन जो कि फ्यूचर डेवलपमेंट को शेप करता है, मतलब फ्यूचर डेवलपमेंट को एक नया रूप देता है। बात समझ में आ रही है? वो हमारा क्या है सर, फ्यूचरिस्टिक सिस्टम है। चलिए, futuristic system improves efficiency and productivity in industries through automation and smart technology। futuristic system जो है efficiency और productivity increase करता है किसके थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू। ऑटोमेशन करने का मतलब, जैसे कि आप देखे होंगे हम लोग घर में घुसते हैं ऑटोमेटिक लाइट जल जाए पूरे घर का। घर से जब हम लोग बाहर निकल रहे हैं ऑटोमेटिक पूरे घर का लाइट बंद हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीज जो हमारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, तो ये किसका देन है, फ्यूचरिस्टिक सिस्टम का ही देन है। They promote economic growth by creating new sectors such as artificial intelligence, robotics। ठीक ना, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट जो होता है, फ्यूचरिस्टिक सिस्टम जो है ये नया सेक्टर को जन्म दे रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इंसान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिस्टम खुद ब खुद उसको समझ जाएगा और काम करेगा। फिर हमारा आ जाता है रोबोटिक्स।
बात समझ में आ रही है? रोबोटिक्स वगैरह हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब फ्यूचरिस्टिक सिस्टम का ही देन है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या होता है, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हमारा जो है अगला इसमें हमारा क्या आएगा सर, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अभी देखिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा जो है दिन पर दिन बदलते जा रहा है। पहले हमारा सिंपल रेल था, ठीक है, उसके बाद हमारा जो है मेट्रो आ गया सर, बिहार में भी अब मेट्रो आ चुका है। ठीक है, मेट्रो के बाद और भी हमारा जो है चेंज होते जा रहा है, बुलेट ट्रेन का भी सिस्टम आता है, ठीक ना। इसके साथ साथ और जो है हमारा अभी के समय में एक हाइपर लूप का सिस्टम चला है। ठीक है, हाइपर लूप क्या होता है इसके बारे में आगे जाकर हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो है इसमें सर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी देन है सर, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हमारा फ्यूचरिस्टिक सिस्टम में आता है, जिसमें कि हाई स्पीड रेल या हाइपर लूप जो है तैयार किया गया, जिससे कि हमारा ट्रेवल टाइम कम लगेगा। ठीक ना, ट्रेवल टाइम कम लगेगा, मतलब 1000 किलोमीटर हम लोग जो है अप्रॉक्स 1 घंटा में कवर कर सकते हैं। इसमें हमारा जो है ट्रेवल टाइम हाइपरलूप वाला में कम लगता है, जिसमें हम लोग 1000 किलोमीटर करीब 1 घंटा में कवर कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये सब हमारा हो रहा है सर, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमारा जो है सेव किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो हम लोग स्मार्ट सिटीज बनाना शुरू किए हैं, ताकि हमारा अर्बन लिविंग थ्रू बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट, हमारे जो है अर्बन यानी कि शहर में लोगों का रहन सहन इंप्रूव हो सके, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, जाम वाम नहीं लगे, कचरा इधर उधर फेंका हुआ नहीं रहे, एनर्जी इफिशियंसी वगैरह देखने को मिले। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग जो है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये सब नया नया रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। साथ में हम लोग जो है फ्यूचरिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम भी इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो है टेली मेडिसिन का प्रयोग कर सके, एआई डायग्नोस्टिक हम लोग कर सके, एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट हो, मतलब हमारा जो है एआई से ही हमारा जो है डायग्नोसिस हो जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, डॉक्टर की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? मेडिकल इक्विपमेंट पहले देखते होंगे कि जो है डॉक्टर पेट चीरता था तब जाके सर्जरी होता था। बात समझ में आ रही है? अब जो है लेप्रोस्कोपी मशीन आ गया है, बिना पेट चीरे ही जो है मशीन के द्वारा सर्जरी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का जो है हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है, जिससे कि हम लोग को जो है काम करना आसान हो जाएगा सर। और फ्यूचर में हमारा जो है एक टेक्नोलॉजी ऐसा काम कर रहा होगा जिसमें कि बहुत ज़्यादा इंसान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, काम भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम रहेगा, जिससे कि हमारा ट्रांसपेरेंसी, करप्शन भी कम होगा सर। ठीक है, और सारा काम हमारा जो है टाइम पे हो जाएगा। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जब हम लोग को कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता था, ठीक ना, तो हम लोग को लंबा लाइन लगना पड़ता था ब्लॉक में जाके। ठीक है, कुछ लोग जो है पैसा लेके भी कास्ट सर्टिफिकेट इनकम बनाता था। अब सारा चीज क्या हो गया, डिजिटल हो गया है। ठीक है, अब हम लोग जो है बैठ के यहाँ से ऑनलाइन कर देते हैं, और उसके बाद 15-20 दिन के बाद उसका हम लोग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसमें हमारा कोई तिगड़म नहीं, ना लाइन में लगना पड़ रहा है, ना हमको पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो यही है हमारा डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है, जिससे कि हमारा जो भी चीज है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बीच में कोई आएगा नहीं, करप्शन भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सब चीज हमारा जो है क्या है, फ्यूचरिस्टिक सिस्टम का ही देन है। बात समझ गए? चलिए, ठीक है। एडॉप्शन एंड क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज, हम लोग जो है अभी के समय में ध्यान में ये रखे हुए हैं कि हम लोग जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। मतलब कोई भी चीज हो वो हमारा क्या हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी करने का मतलब कोई भी चीज हो वो हमारा क्या हो, इको फ्रेंडली हो। ठीक है, इको फ्रेंडली को ही क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहा जाता है इसको। ठीक है, हमारा जो है इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह का हम लोग जो है टेक्नोलॉजी वगैरह ला रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या हो गया सर, ये सब हमारा जो है फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ सिस्टम के बारे में हमारा हो गया सर, कुछ पॉइंट्स जो कि हमारा किसी भी देश का रूपरेखा को बदलने के लिए काफी है। एक और पॉइंट आपको हम बताना चाहेंगे, वो क्या है, फ्यूचरिस्टिक सिस्टम जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन हाई स्किल एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक सिस्टम जो है मतलब भविष्य का रूपरेखा बदलने वाला जो सिस्टम है, वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। ठीक ना, लेकिन उसके लिए हाई स्किल चाहिए, या फिर बड़ी खतरनाक टेक्नोलॉजी वाला चाहिए। जैसे कि मान के चलो फ्यूचर फ्यूचर हमारा क्या है सर, एआई हमारा फ्यूचर है। अगर तुमको एआई से रिलेटेड काम करने आ गया, बात समझ में आ रही है, अगर तुमको एआई से रिलेटेड काम करने आ गया, तो ये तुम्हारा फ्यूचर है, ये तुम्हारा जो है जिंदगी बदल के रख देगा। चलिए, अगला सवाल हमारा क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ईआईए। ईआईए हमारा क्या होता है सर, ये होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट।
इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का, कोई चीज का क्या असर पड़ेगा, उसको हम लोग इम्पैक्ट कहते हैं। किसी भी चीज का क्या असर पड़ने वाला है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं। अब सवाल है कि सर ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए आपको बताते हैं, जब भी हमारा कोई सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि हमारा डैम बन रहा है, ठीक ना, बिल्डिंग बन रहा है या रोड वगैरह बन रहा है, तो हमारा कोई भी या फैक्ट्री लग रहा है, तो हमारा जब भी सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट जो है प्लान किया जाता है, तो शुरू करने से पहले एक स्टडी किया जाता है कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी हमारा सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है, उसको शुरू करने से पहले एक स्टडी किया जाता है। क्या स्टडी किया जाता है सर, कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक ना, हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसका इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ने वाला है, ठीक ना, हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसका आसपास के इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ने वाला है। बात समझ में आ रही है, उसका एक एनालिसिस किया जाता है। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। जैसे कि मान के चलो, अगर तुम कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे, तो वहां पे बार बार क्या होगा, ट्रक का आना जाना होगा। तो ट्रक का आना जाना होगा तो क्या होगा, पॉल्यूशन क्रिएट क्या होगा सर। पॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि जब ट्रक आएगा जाएगा तो धूल उड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ट्रक बार बार हॉर्न बजाएगा तो वहां से हमारा क्या होगा सर, नॉइज पॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। या फिर गाड़ी आएगा जाएगा, लोग का गैदरिंग बढ़ेगा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस भी हो। तो इस तरीके से हम लोग जो भी कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का अगर प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक स्टडी किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा। उसी चीज को क्या कहा गया है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहा गया है। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, इसका एग्जांपल बता रहे, कंस्ट्रक्शन साइट होगा और वहां पे ट्रक का आना जाना होगा, तो ट्रक क्या करेगा, धूल उड़ाएगा, यानी कि एयर पॉल्यूशन होगा। साथ में हमारा ट्रक क्या करेगा सर, ट्रक जो है आवाज हॉर्न देगा, तो हमारा जो है सर नॉइज पॉल्यूशन वगैरह भी होगा। बात समझ में आ रही है ना, तो ये सब चीज हमारा देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं SEA क्या होता है, ठीक है। SEA कहने का मतलब हो गया स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट। इसका मतलब क्या हो गया सर, स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट असेसमेंट, ठीक ना। देखिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कब किया जाता है, जब हम लोग सिविल का कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, जहां पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां पे क्या असर पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान के चलो, अगर कहीं पे हम लोग जो है बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे हम लोग जो मॉल वगैरह बना रहे हैं, तो जिस एरिया में मॉल बना रहे हैं उस एरिया पे हमारा क्या असर पड़ेगा, वो हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है। लेकिन एसईए क्या होता है, स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उससे हमारा जो है क्या असर पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान के चलो, अगर हम जो है बिहार में मेट्रो लाना चाहते हैं, ठीक है, मेट्रो हमारा कहीं पे भी बने उससे मतलब नहीं है, बिहार में अगर मेट्रो आएगा तो इससे बिहार के लोगों पे क्या असर पड़ेगा, ये हमारा किसके अंदर आएगा सर, एसईए के अंदर आएगा। बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब है कि ईआईए का बड़ा भाई है कौन, एसईए। एसईए क्या है सर, ईआईए का बड़ा भाई है सर। ईआईए एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होता है, जबकि एसईए पॉलिसी और प्लान लेवल पे होता है, ठीक है। एसईए कहाँ पे होता है सर, पॉलिसी या प्लान लेवल पे होता है। जैसे कि मान के चलिए कि उदाहरण के तौर पे ये कहा जाता है कि हमारा जो है बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री लगेगा। बात समझ में आ रही है, बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री लगेगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक प्लान बना रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, इंडस्ट्री लगाने का प्लान बना रहे थे, यहाँ पे हम लोग एसईए करेंगे। बात समझ में आ रही है कि हमारा जो है हर एक जिला में एक इंडस्ट्री लगेगा, उससे जिला पे क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पॉल्यूशन का क्या देख रेख होगा, नहीं होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एसईए करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि हम जो है बेगूसराय में जो है, ठीक है, बेगूसराय में हम लोग जो है कोल्ड ड्रिंक्स के लिए एक फैक्ट्री बनाएंगे। कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि मान के चलो पेप्सी के लिए एक फैक्ट्री बनाएंगे बेगूसराय में, ठीक है। तो इससे हम लोग को जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे, ईआईए करेंगे, ठीक ना। ये ईआईए क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे किया जाता है। एसईए क्या होता है कि पूरे सिस्टम पे हमारा किया जाता है, हम लोग कोई भी प्लान तैयार करते हैं वो पूरे प्लान के लिए किया जाता है। बात समझ में आ गई, अंतर समझ गए। आइए हम लोग जो है एक पॉइंट वाइज इसमें अंतर देख लेते हैं। ये तो हम लोग मतलब समझ गए सर कि क्या होता है नहीं होता है। अब हम लोग जो है इसमें पॉइंट वाइज अंतर देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से लिखेंगे और नंबर ज्यादा से ज्यादा मिल जाए।
आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आप फायदा में रहिएगा। चलिए देखिए, यहाँ से हम लोग जो है देखते हैं। अच्छा, आपको एक चीज है, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हमने जो है EIA वाला जो पॉइंट है, EIA वाला पॉइंट को हमने व्हाइट कलर से लिख रखा है, और SEA वाला पॉइंट को हमने ग्रीन कलर से लिखा है। ठीक है, कि SEA का कौन सा पॉइंट है। हमको एक्चुअली में ना टेबल बना के इस तरीके से डिफरेंशिएट करना चाहिए था, ठीक है, जो कि हम कर नहीं पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ पे इस तरह से बता देते हैं, आप इस चीज को कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। बीटेक के बच्चा उतना समझदारी तो होगा ही, हमको मालूम है। तो हमारा जो है सबसे पहला क्या कहता है, EIA का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जबकि SEA का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट। चलिए, अगला पॉइंट क्या है कि EIA कहाँ लगाया जाता है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे लगाया जाता है। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे हम बताया है कि बेगूसराय में जो है पेप्सी का प्लांट लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, EIA करेंगे। जबकि SEA लगाया जाता है पॉलिसी और प्लान पे लगाया जाता है। जैसे कि मान के चलो पूरे बिहार में इंडस्ट्रीज लगना है, तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे सर, SEA लगाएंगे। चलिए, अगला क्या है, EIA कैरीड आउट एट द प्रोजेक्ट लेवल। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है प्रोजेक्ट लेवल पे कैरी किया जाता है, जहां पे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे उसी पे कैरी किया जाता है। जबकि SEA जो है ये इसमें हायर प्लानिंग लगता है, मतलब ये जो है पूरे प्लान का, मतलब हम लोग कोई पूरा गवर्नमेंट स्कीम ला रहे हो उसके लिए ये लगेगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जब बिहार में हमारा बुलडोजर चलना स्टार्ट हुआ, ठीक ना, जब हमारा बिहार में जो है बुलडोजर चलना स्टार्ट हुआ, अतिक्रमण हटाया गया, तो वहां पे जब बुलडोजर चल रहा है तो उससे क्या होता है, एक तरह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। उससे क्या हो रहा है सर, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जब घर मकान टूटता है तो वहां पे आप देखिएगा कि वहां का हवा जो है एकदम दूषित हो जाता है। ठीक ना, सीमेंट वगैरह जब टूटता है ना, तो एयर जो है पॉल्यूटेड होना स्टार्ट हो जाता है, धूल बहुत उड़ता है वहां पे। ठीक है, तो ये सब चीज का जो है प्लानिंग स्टार्टिंग में किया जाता है। तो ये सब सारा प्लानिंग जो होता है स्टार्टिंग में, मतलब एक बड़े लेवल के लिए, वो हमारा किसके अंदर आएगा सर, SEA के अंदर आएगा। चलिए, आगे हमारा क्या कहता है, EIA फोकस करता है किस पे, साइट स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे। हमारा जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है उस पे फोकस करता है। जबकि SEA क्या करता है सर, कंसीडर रीजनल एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। SEA जो है ये किस पे असर करता है सर, रीजनल या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पे असर करता है। रीजनल मतलब जो पर्टिकुलर एरिया में हमारा क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उस पे हमारा ये निर्भर करता है। EIA यूजुअली कंडक्ट किया जाता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, जब हमको मालूम चल जाता है कि यहाँ पे ये काम होने वाला है, ये प्रोजेक्ट फिक्स है कि यहाँ पे हमारा रोड बनेगा या बिल्डिंग बनेगा, ये चीज फिक्स हो जाता है, तब EIA किया जाता है। जबकि SEA जो है ये किया जाता है अर्ली प्लानिंग स्टेज में। ठीक है, कि हमारा जो है पूरा अभी प्लानिंग चल रहा है, उसी समय हम लोग जो है इसको कर लेते हैं। तो ये सब कुछ डिफरेंस है, आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा जो है 7 मार्क्स में पूछा गया है। तो 7 मार्क्स में पूछा गया था, हम आपको 7 को अंतर बता देंगे। बात समझ में आ रही, 5 को हो गया, 2 और देख लेते हैं। EIA हमारा जो है प्रोजेक्ट अप्रूवल डिसीजन में मदद करता है, जबकि SEA जो है पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में मदद करता है सर। लास्ट में हम लोग कह सकते हैं कि EIA जो है लीगली मैंडेटरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में। बात समझ में आ रही है, EI जो है लीगली मैंडेटरी होता है, मतलब आपको अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करना है तो आपको जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये इंडिया के अंदर रूल है। ठीक है, जबकि SEA जो है एक तरह से एडवाइजरी नेचर का होता है, मतलब ये सरकार को सलाह देने के लिए बनाया गया है कि अगर आप इस तरह का नियम कानून बनाते हैं तो इसमें हमारा जो है ये असर पड़ सकता है। बात समझ में आ रही है, चलिए। अब हमारा अगला सवाल क्या है सर, अगला सवाल कहता है एक्सप्लेन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसीजर इन इंडिया। ठीक है, हमारे देश में जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसीजर अगर आपको चाहिए, जैसे आपको हम बोले ना कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता है कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। मान के चलो कि अगर तुम जो है कोई मॉल खोल रहे हो, ठीक है, मॉल खोलते समय तुमको जो है एक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा सर, ठीक है, कि हम लोग जब मॉल बना रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होंगे, तो मॉल का जो है बिल्डिंग लंबा चौड़ा बनता है, साथ में आसपास के लोग हैं उसको क्या डिस्टरबेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सारा चीज हम लोग जानने के लिए हमको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ता है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए जो है 2006 में एक नियम कानून बना था। आइए हम लोग उस नियम कानून को समझते हैं। ठीक ना, हमारा जो है 2006 में नियम कानून बना था। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए हम लोग उस नियम कानून को समझते हैं सर थोड़ा। ठीक है,
तो इसमें हमारा जो है मुख्य रूप से 4 स्टेप में काम होता है। मुख्य रूप से कितना स्टेप में काम होता है सर? मुख्य रूप से 4 स्टेप में होता है, लेकिन हम आपको 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा बता देंगे। ठीक है, मेन हमारा 4 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप हमारा स्क्रीनिंग होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है सर? स्कोपिंग होता है। तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है सर? पब्लिक कंसल्टेंट कंसल्टेशन होता है। और चौथा स्टेप आपका जो है अप्रेजल होता है। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो है 4 स्टेप में क्या तैयार किया जाता है सर? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए हमको जो है ये 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। अब ये चारों स्टेप क्या होता है आपको हम समझाते हैं। जैसे कि हमारा जो स्क्रीनिंग होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग को देखना है कि प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत है या नहीं है। मतलब आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, कोई भी उस तरह का काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता है कि नहीं है। बहुत सारा केस ऐसा होता है जिसमें कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर नहीं पड़ेगी तो आपको वही स्टार्टिंग में कह दिया जाएगा कि इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जो है सरकार से एक बार पूछना आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो स्क्रीनिंग में हमारा क्या तय किया जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता है या कि नहीं है, ये हमारा स्क्रीनिंग में होता है। दूसरा हमारा होता है स्कोपिंग। स्कोपिंग में हम लोग क्या करते हैं? ये डिसाइड करना कि इन्वायरमेंट की कौन सी चीजों की स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मान के चलो इसके अंदर आएगा कि हम लोग क्या क्या चीज स्टडी करना। मान के चलो कंस्ट्रक्शन साइट है, तो हम लोग क्या स्टडी करेंगे सर? कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन की वजह से एयर पॉल्यूशन का क्या सिचुएशन रहेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, देखते धूल उल बहुत उड़ता है। ठीक है, वहां पे हमारा नॉइज पॉल्यूशन का क्या इशू रहेगा सर? लोग हमारे क्या कहाँ कहाँ डिस्टर्ब होंगे कि नहीं। मतलब स्कोपिंग में ये देखा जाता है किस किस चीज को हमको ध्यान रखना चाहिए कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट करने सॉरी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने के समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो स्कोपिंग के अंदर आता है। तीसरा हमारा था पब्लिक कंसल्टेशन। पब्लिक कंसल्टेशन में हम लोग क्या करते हैं? आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उन्हें प्रोजेक्ट से कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, पब्लिक कंसल्टेशन में ये पूछा जाता है आसपास के लोगों से जाके कि इसमें जो यहाँ पे काम होगा या जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद चौथा हमारा होता है अप्रेजल। चौथा जो अप्रेजल स्टेप है, इसमें क्या होता है? एक्सपर्ट्स की कमिटी सब कुछ चेक करके फाइनल परमिशन देती है। ठीक है, अप्रेजल में क्या होता है कि एक्सपर्ट का एक कमिटी बैठता है। बात समझ में आ रही है? वो सारा मुद्दा को, सारा पहलू को जांचता परखता है। उसके बाद वो एक जो है फाइनल डिसीजन देता है कि ये प्रोजेक्ट होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हमारा क्या है सर? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने का एक रास्ता आपको बता दिया। आइए इसका हम लोग आंसर समझते हैं ऊपर ऊपर। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे ऐप पे, चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से देख लीजिएगा। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग में हमारा जो है सबसे पहले क्या होता है? प्रोजेक्ट स्क्रीन किया जाता है कि इसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता है कि नहीं है। अच्छा, आपको एक बहुत अच्छा बात बताते हैं कि इसमें प्रोजेक्ट हमारा दो कैटेगरी का होता है। एक कैटेगरी ए प्रोजेक्ट होता है, कैटेगरी बी प्रोजेक्ट होता है। ए कैटेगरी का जो प्रोजेक्ट होता है इसको कौन? सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करता है। जबकि बी कैटेगरी का जो प्रोजेक्ट होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करता है। हमारा जो है सबसे पहला इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का सबसे पहला स्टेप है स्क्रीनिंग, जिसमें यह तय किया जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता है कि नहीं है। इसमें दो कैटेगरी में प्रोजेक्ट बढ़ता है। कैटेगरी ए को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियरेंस देता है और कैटेगरी बी को जो है स्टेट गवर्नमेंट क्लियरेंस देता है। अगला हमारा है स्कोपिंग। ठीक है, स्कोपिंग क्या करता है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर प्रिपेयर टू कंडक्टिंग द ईआईए स्टडी। ठीक ना, ईआईए स्टडी को कंडक्ट करने के लिए हमारा जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार किया जाता है। बात समझ में आ रही है? ईआईए स्टडी को कंडक्ट करने के लिए हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार किया जाता है। किस किस पहलू पे हमारा जांच होना चाहिए, वो चीज यहाँ पे तैयार किया जाता है स्कोपिंग में। उसके बाद आता है पब्लिक कंसल्टेशन। यहाँ पे मतलब आसपास के लोगों को जाके पूछताछ हम लोग करते हैं कि क्या असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, आप इससे खुश है कि नहीं है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ईआईए रिपोर्ट। फिर हम लोग जो है एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि इससे ये चीज हो रहा है। ठीक ना, उसके बाद वो रिपोर्ट कहाँ चला जाएगा? अप्रेजल के लिए चला जाएगा। एक कमिटी के पास जाता है जो कि ये तय करता है कि ईआईए का रिपोर्ट जो है और पब्लिक का रेस्पॉन्स को लोग सुनता है। उसके बाद वो तय करता है प्रोजेक्ट को अप्रूवल करना है कि रिजेक्शन करना है। ठीक है, ईआईए रिपोर्ट जो है हमारा क्या डिसाइड करता है सर?
कि प्रोजेक्ट को अप्रूवल करना है कि रिजेक्शन करना है, ये रिपोर्ट डिसाइड करता है। चलिए, इसके साथ साथ हमारा जो है अगर रिजेक्शन क्लियरेंस हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इज ग्रांटेड विद कंडीशन और रिजेक्शन बेस्ड ऑन अप्रूवल। ठीक है, अप्रेजल के आधार पे उसको एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना ये बता दिया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग, जब आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाता है उसके बाद जो इसका एक मॉनिटरिंग वगैरह किया जाता है। ठीक है, कि ताकि आपका देखा जाए कि आपको जो चीज ध्यान में रख के काम शुरू किया गया था वो चीज आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में बोले कि सर हम नॉइज पॉल्यूशन नहीं होने देंगे, बात समझ में आ रही है। अब तुम फिर बीच में जो है ऐसा ऐसा काम कर रहा है जिससे कि नॉइज बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो वो सब चीज बीच बीच में जाके चेकिंग वगैरह भी किया जाता है, समझ गए। चलिए, अगला हमारा क्या है सर, अगला हमारा बहुत अच्छा चीज है, डिफाइन लीड रेटिंग एंड ईआईए। ईआईए क्या है, तभी तक तो आप समझ गए होंगे। ईआईए मतलब क्या हो गया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, ये क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट कर सकता है, समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि लीड रेटिंग क्या होता है। आपको जो है ना लीड का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो लीड का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये हम लोग जान लेते हैं। लीड का क्या फुल फॉर्म है सर, ये इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। लीड मतलब क्या हो गया, लीडरशिप इन एनर्जी, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन। ठीक है, तो लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन ये होता क्या है, देखिए आपको बताते हैं। लीड हमारा क्या है, लीड हमारा जो है ये बिल्डिंग के लिए एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि बिल्डिंग कितना इको फ्रेंडली है, कितना ग्रीन बिल्डिंग है। बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब अगर बिल्डिंग कम बिजली खाती है, पानी बचाती है या फिर सस्टेनेबल मटेरियल से बनी है तो उसको पॉइंट या रेटिंग वगैरह दिया जाता है। ठीक है, पॉइंट के हिसाब से रेटिंग मिलता है। और रेटिंग क्या क्या मिलता है, एक होता है सर्टिफाइड जो कि एकदम लो लेवल का रेटिंग है। ठीक है, इससे ऊपर का होता है हमारा सिल्वर रेटिंग, फिर हमारा होता है गोल्ड रेटिंग और सबसे बेस्ट माना जाता है प्लेटिनम रेटिंग। प्लेटिनम रेटिंग को सबसे बेस्ट माना जाता है। तो लीड हमारा क्या है सर, एक तरह का बिल्डिंग को दिया जाने वाला रिपोर्ट है या फिर बिल्डिंग को दिया जाने वाला रेटिंग है। और ये रेटिंग किस आधार पे दिया जाता है कि अगर बिल्डिंग हमारा कम बिजली खाती है, ठीक है, पानी का बचत करता है, सस्टेनेबल मटेरियल से बना हुआ है, मतलब फ्यूचर को बचाते हुए अगर आपने बिल्डिंग को बनाया है तो उसके हिसाब से आपको रेटिंग दिया जाएगा और रेटिंग के अनुसार आपका जो सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपका बिल्डिंग नॉर्मल है तो उसको सर्टिफाइड कहा जाता है, बढ़िया है थोड़ा तो सिल्वर, उससे बढ़िया गोल्ड, और प्लेटिनम जो है सबसे बेस्ट रेटिंग माना जाता है। बात समझ में आ रही है। तो लीड एक तरह का रेटिंग है जो ये चीज पे दिया जाता है कि आपका बिल्डिंग जो है कितना कम बिजली खपत करता है और आप कितना पानी बचाते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका क्या रूल है। बात समझ गए ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं एक एक करके इसका सारा पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है लीड रेटिंग समझते हैं। लीड रेटिंग में आपको हम क्या बोले, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। इसका इट एक तरह से ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग है जो कि डेवलप किया जाता है ताकि हमारा सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन हो, लोग इस तरह से कंस्ट्रक्शन करें कि बिजली बच सके, पानी बच सके, यानी कि हमारा फ्यूचर भी बच सके। ठीक है, लीड इवेल्यूट करता है बिल्डिंग को किसके आधार पे, एनर्जी इफिशियंसी के आधार पे, वाटर कंजर्वेशन के आधार पे, आप उसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किए हैं, अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब चीज किया जाता है। जैसे कि आपको बताते हैं लीड रेटिंग उस बिल्डिंग का अच्छा होगा जिसमें कि दिन में बल्ब नहीं जलाना पड़ता, उसमें नेचुरल लाइट आता हो। बात समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद दिन में जो है ठंडा रहने के लिए पंखा ना चलाना पड़ता हो, नेचुरल एयर आता हो। ठीक है, तो वैसे बिल्डिंग का हमारा जो है लीड रेटिंग बहुत अच्छा होता है कि नेचुरल लाइट आए, नेचुरल एयर आए, हम लोग जो है सोलर हीटर का प्रयोग करें पानी गर्म करने के लिए। ठीक है, इस तरह का जो अभी हमारा एनर्जी बचाने का है, पानी बचाने का है, तो उस तरह का जो बिल्डिंग है उसका लीड रेटिंग बहुत अच्छा होता है। रेटिंग्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या रेटिंग होता है, सर्टिफाइड सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम लेवल, ये तो आपको बोलिए प्लेटिनम लेवल को सबसे बेस्ट माना जाता है। चलिए, अब हमारा जो है ईआईए क्या होता है। ईआईए तो इतना बार आपको हम समझा चुके हैं, अब आपको ये चीज ध्यान में आ गया होगा ईआईए क्या होता है। ईआईए का मतलब क्या हो गया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है
इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स को देखते हुए अगर कोई प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उस चीज का हमको जानकारी देता है। ठीक है, ये हमारा एडवर्स इम्पैक्ट बताता है कि हमारा जो कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या क्या बुरा असर पड़ेगा, उसको कैसे कैसे रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, वो सारा चीज ये जो है EIA बताता है। ठीक ना। EIA हमारा जो इन्वायरमेंटली साउंड डिसीजन मेकिंग में मदद करता है सर। ठीक है, आपको ऐसा डिसीजन लेने में मदद करता है जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा अगर ये कंस्ट्रक्शन होना है तो ये कंस्ट्रक्शन करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब किससे पता चलता है, EIA से पता चलता है। ठीक है, EIA का हमारा खास करके जरूरत तब पड़ता है जब हम लोग बिल्डिंग या किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। जैसे कि मान के चलो कुछ दिन पहले सुना होगा ट्विंस टावर को गिराया गया था, बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज जो हमारा डिसीजन लिया जाता है उसमें हमारा जो है EIA का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा गया है कि हाइपर लूप समझाइए। ठीक है, हाइपर लूप को समझाइए। हाइपर लूप क्या होता है आपको बताते हैं। ये हमारा जो है एक एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा क्या है सर, एक एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, या फिर एक कह सकते हैं ये हमारा फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। भविष्य में, अभी आपको हम स्टार्टिंग में बोले थे ना फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो है भविष्य में जो है हम लोग हाइपर लूप का प्रयोग करेंगे। हाइपर लूप क्या करता है ना सर कि ये जो है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड देता है। ठीक है, हाइपर लूप क्या करता है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड देता है। कैसे होता है बताते हैं, कैसे काम करता है वो समझिए। हाइपर लूप के अंदर क्या होता है, इसमें एक ट्यूब के अंदर से हवा निकाल दी जाती है। सबसे पहला हमारा एक ट्यूब होता है जिसके अंदर से क्या करते हैं, पूरा एयर निकाल देते हैं। बात समझ में आ रही है, यानी कि वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। ठीक है, हाइपर लूप में क्या होता है कि एक ट्यूब के अंदर से पूरा हवा निकाल दिया जाता है, यानी वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। फिर उस ट्यूब में हम लोग जो है पॉड यानी कि कैप्सूल डालते हैं। फिर उस ट्यूब के अंदर हम लोग जो है पॉड यानी कि कैप्सूल को मैग्नेटिक पावर से तैराया जाता है। फिर उस एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, वैक्यूम के अंदर एक पॉड डाल के उसको जो है मैग्नेटिक पावर से जो है तैराया जाता है। ठीक ना, अब वो तैराया जाता है तो इससे क्या होता है सर, इससे हवा का फ्रिक्शन ना होने की वजह से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा का स्पीड मिलता है। बात समझ में आ गई, यही हमारा हाइपर लूप है। हाइपर लूप जो है अभी एकदम लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। आने वाले 15-20 साल के बाद जो है हाइपर लूप के सहारे ही ट्रेन चलाया जाएगा। जैसे अभी मेट्रो चल रहा है ना, ठीक है, मेट्रो हट के, बुलेट ट्रेन हट के, सब चीज हट के क्या हो जाएगा, हाइपर लूप का जमाना आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, समझते क्या है नहीं है। तो सबसे पहला चीज, हाइपर लूप इज ए हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जहां पे पॉड्स ट्रेवल करता है वैक्यूम ट्यूब के अंदर। ठीक है, इट यूजेस मैग्नेटिक लेविएशन टू एयर बियरिंग्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इसमें जो है मैग्नेटिक लेविएशन का प्रयोग करते हैं या फिर एयर बियरिंग का प्रयोग करते हैं और उससे फ्रिक्शन को कम किया जाता है। ये फ्रिक्शन जैसे ही कम होता है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हाई स्पीड हम लोग अचीव कर सकते हैं। इस कितना का स्पीड, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड अचीव कर सकते हैं इसके तहत हम लोग। चलिए, उसके बाद हमारा आता है रोल ऑफ हाइपर लूप इन फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ। भविष्य में ग्रोथ के लिए हाइपर लूप का क्या रोल है सर। ठीक है, तो ये हमारा जो है ट्रेवल टाइम को बहुत ज्यादा कम करेगा सर। दो बड़े बड़े शहर के बीच में, मान के चलो दिल्ली से मुंबई जाना है, काफी कम समय में हम लोग चल जाएंगे। आधा पौने घंटा का रास्ता होगा, बहुत होगा तो 1 घंटा का रास्ता होगा। इनहेंस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब दो शहर को अगर हम लोग कम डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहे हैं तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ेगा, रीजनल डेवलपमेंट होगा, आसपास का विकास ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। इससे हम लोग जो है ट्रैफिक कंजेशन और फ्यूल कंजम्पशन को कम कर सकते हैं सर। ये हमारा सस्टेनेबल और एनर्जी इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है। बात समझ में आ रही है। सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ स्मार्ट सिटीज एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ये हमारा जो है स्मार्ट सिटी का ग्रोथ करवाता है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सपोर्ट करता है। अट्रैक्ट करता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को ये अट्रैक्ट करता है। तो ये सब हमारा हाइपर लूप जो है एक तरह का फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ में काफी हेल्प करता है। चलिए, अगला सवाल हमारा क्या है, डिफाइन ओशियन थर्मल एनर्जी। OTEC क्या होता है और ये आजकल चर्चा में क्यों है, ये भी आपको बताना है। देखिए, हमारा जो ओशियन है यहाँ पे हमारा जो है एनर्जी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। हमारा देखिए, आपको एक बात बताते हैं। OTEC क्या है हमारा, OTEC इसका मतलब क्या हो गया, ओशियन से बिजली बनाना।
ठीक है। ओशियन से बिजली बनाने के टेक्नोलॉजी को हम लोग ओटीईसी कहते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी कहते हैं। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन क्या हो गया सर? ओशियन के पानी से, समुद्र के पानी से हम लोग जो है बिजली बनाते हैं। ओशियन के पानी से उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओटीईसी कहते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या आपको बताते हैं। हमारा जो समंदर है, बात समझ में आ रही है? समंदर में किनारा तू, हमारा जो समंदर है उसके ऊपर का पानी क्या होता है? गर्म होता है। क्यों सर? क्योंकि उस पर धूप पड़ रहा होता है। हमारा जो समंदर है उसके ऊपर का पानी क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है। क्यों सर? क्योंकि वहां पे धूप पड़ रहा होता है। और समंदर के नीचे का जो पानी है वो हमारा क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है। अंडर वाटर, अंडर वाटर जो है ये हमारा क्या होता है सर? कूल होता है। बात समझ में आ रही है? समंदर के ऊपर का पानी हमारा गर्म होता है, जबकि नीचे का पानी हमारा क्या होता है? ठंडा होता है। बात समझ में आ रही है? यही ठंडा और गर्म का हम लोग जो है फायदा उठाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? बिजली क्रिएट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? समंदर के ऊपर का पानी हमारा गर्म होता है, किसके वजह से? धूप पड़ने की वजह से। ठीक है। और गहराई में यानी कि समंदर के नीचे का पानी हमारा ठंडा होता है। बात समझ में आ रही है? तो ओटीसी ये जो सिस्टम है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, इसमें हमारा क्या करता है कि ऊपर का गर्म पानी और नीचे का ठंडा पानी के सहारे हम लोग जो है टरबाइन को घुमाते हैं। हम लोग क्या करते हैं सर? टरबाइन को घुमाते हैं। और टरबाइन जैसे ही हमारा घूम जाएगा तो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा। बात समझ में आ रही है? यही है हमारा ओटीईसी, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। और ये आजकल चर्चा में क्यों है ये भी आपको हम बताएंगे। आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं इसका ओटीईसी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? ओटीईसी एक रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। किसकी वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। सरफेस पे हमारा पानी गर्म होता है और नीचे हमारा पानी ठंडा होता है। ठीक है। इट ऑपरेट्स व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस या मोर। ये तब ऑपरेट करता है जब टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर और नीचे के बीच में टेम्परेचर का अंतर कितना हो? 20 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो तभी होगा। ठीक है। इट यूजेज ए वर्किंग फ्लूइड और सी वाटर। ये जो है वर्किंग फ्लूइड या सी वाटर को इस्तेमाल करता है ताकि हम लोग टरबाइन को घुमा सकें और पावर प्रोड्यूस कर सके। पावर प्रोड्यूस करने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। आजकल ओटीईसी चर्चा में क्यों है, इस पे हम लोग बात करते हैं। न्यूज में क्यों है सर? ठीक है। ओटीईसी जो है हमारा न्यूज में यानी कि चर्चा में क्यों है, इस पे हम लोग बात करते हैं सर। इससे हमारा जो है इंक्रीजिंग डिमांड फॉर क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हमारा जो है आजकल के समय में क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का काफी डिमांड है सर। पहला बात। दूसरा बात क्या है सर? राइजिंग कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड फॉसिल फ्यूल डिप्लीशन। अब जो है लोग को ये मन में सताने लगा है डर कि हमारा जो है क्लाइमेट बदल रहा है, फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयला वगैरह खत्म हो रहा है, तो इससे अच्छा हमको ऐसा सोर्स देखना पड़ेगा जो कि हमारा खत्म नहीं हो। तो ओशियन हमारा सब दिन रहेगा सर। ठीक है। ओशियन हमारा क्या होगा? सब दिन रहेगा। ओशियन पे हमारा धूप भी सब दिन पड़ेगा। तो हम लोग जो है टेम्परेचर डिफरेंस का फायदा उठाएंगे और बिजली प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज हमारा जो है इसलिए आजकल चर्चा में है। मेन चर्चा का कारण आपको पता चल गया ना कि हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयला वगैरह अब जो है खत्म होने लगा है। ठीक है। क्लाइमेट में भी हमारा बदलाव हो रहा है, तो हमको कुछ ऐसा सोर्स ढूंढना पड़ेगा जिससे हम लोग बिजली प्रोड्यूस कर सके। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव मेड ओटीसी मोर फेजिबल। नया नया टेक्नोलॉजी आने की वजह से सर हमारा ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन और भी आसान हो गया है। ठीक है। तो ये सब कारण से हमारा जो है ओटीसी आजकल चर्चा में है। सब मेन चर्चा का कारण क्या है सर? कि हमारा कोयला वगैरह खपत हो रहा है, तो बिजली प्रोड्यूस करने के लिए हमको कुछ ना कुछ चाहिए सर। तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सबसे आसान चीज है और सबसे अच्छा चीज है। इट सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है और एनर्जी सिक्योरिटी भी देता है। चलिए, हाउ डिड द फर्स्ट एंड सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एरा हेल्प सिविल इंजीनियर्स टू ग्रो। हमारा जो फर्स्ट और सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एरा है, इससे सिविल इंजीनियर कैसे ग्रो किया आपको बताते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, सॉरी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, इसमें जो है स्टीम को एनर्जी सोर्स या पावर सोर्स बनाया गया था। मतलब हमारा कोई भी जो है मशीन जो चलता था वो हमारा स्टीम पे चलता था। ठीक ना। हमारा कोई भी मशीन जो है वो स्टीम पे चलता था। आयरन वगैरह का इस्तेमाल किया गया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। ठीक है। कास्ट आयरन से जैसे पटरी बनाया जाता था।
उसके बाद हमारा जो है सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, इसमें हमारा क्या गया था सर, इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी का सोर्स बनाया गया था। यानी कि हमारा कोई भी चीज जो है वो मशीन जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से चलता था, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे जो है स्टील को लाया गया था, ठीक है। अभी के समय आप देखिएगा बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है वो स्टील से बनता है, जैसे रेलवे का प्लेटफॉर्म वगैरह देखिएगा, या बहुत सारा आपका जो ब्रिज होगा, ट्रस ब्रिज, वो सब हमारा क्या होता है, स्टील से बना होता है। तो ये सब स्टील कहाँ से आया, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आया। सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मेनली हमारा बिजली आया था, पहला वाला में क्या था, स्टीम आया था। आप सुने होंगे स्टीम इंजन हमारा था, यानी कि भाप से चलने वाला इंजन था, ठीक है। तो इस सब से हमारा जो है सिविल इंजीनियरिंग पे क्या असर पड़ा है सर, इसको क्या फायदा हुआ है, ये सब चीज आपको जो है बताना है अभी, ठीक ना। यही सब सवाल एग्जाम में पूछता है। तो ये सब चीज का अगर आपको जानकारी है, सोचने समझने की क्षमता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो फिर बच्चा को बैक भी लगता है सब सब्जेक्ट में बहुत, उसको पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या उसको पता ही नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में स्टीम पावर को इनेबल किया गया था और कंस्ट्रक्शन जो हम लोग मशीन से करना शुरू कर दिए थे। दूसरा बात क्या है सर, इसमें आयरन से ब्रिज बनाया गया था, रेलवे वगैरह में जो है जो आपका स्लीपर लगता है रेलवे में, अभी आप देखिएगा कि कंक्रीट का स्लीपर होता है, दो पटरी के बीच में जो स्लीपर लगा होता है ना, अभी देखिएगा कंक्रीट का बना, उस समय कास्ट आयरन का लगता था, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज इंक्रीज डिमांड फॉर बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हमारा जो है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसमें हम लोग को फैक्ट्री लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ा था, बहुत सारा बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ रहा था। एडवांसमेंट इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक कास्ट आयरन, उस समय जो है हमारा कास्ट आयरन एक तरह से एडवांस मटेरियल के रूप में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता था, ठीक है। ये कब, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, ठीक। अर्बनाइजेशन क्रिएटेड द नीड ऑफ रोड्स, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सिस्टम, उस समय नया नया शहर बस भी रहा था जब आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। 1750 के बाद हुआ था, कब हुआ था सर, ये 1750 के बाद हुआ था, ठीक है। तो उस समय हमारा जब नया नया शहर बस रहा था, तो हम लोग को जो है रोड की आवश्यकता पड़ रही थी, वाटर सप्लाई की आवश्यकता पड़ रही थी, सैनिटेशन सिस्टम की आवश्यकता पड़ रही थी। बात समझ में आ रही है, तो ये सब चीज हमारा चल रहा था, ठीक। उसके बाद आता है हमारा सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसे इसमें कास्ट आयरन जो है आपका सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन में सहारा था। सेकंड वाला में हमारा क्या था सर, स्टील हमारा सबसे बड़ा सहारा के रूप में निकला है, ठीक है। हम लोग ज्यादातर कंस्ट्रक्शन काम स्टील से करने लगे। उसके बाद यहाँ पे स्टीम पावर था, यहाँ पे पावर क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पावर हो गया सेकंड वाला में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ये कब हुआ था सर, ये 1850 के बाद से हुआ था, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या रोल है सर, इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में हम लोग जो है मशीन वगैरह इलेक्ट्रिसिटी से चलाने लगे, ठीक। उसके बाद क्या है कि सर इसमें जो है स्टील को एक मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में डेवलप किया गया। यहाँ पे हमारा क्या सर, कास्ट आयरन को इस्तेमाल किया जाता है मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में, ठीक है। एडवांस किया गया सर, इसमें सीमेंट आया, रेनफोर्स्ड कंक्रीट टेक्नोलॉजी वगैरह आया, यानी कि हम लोग जो कंस्ट्रक्शन में छड़ वगैरह डाल के कंस्ट्रक्शन करना शुरू करने लगे। हमारा जो है रेलवे का, हाईवे का, पोर्ट का, ये सब का क्या हो गया सर, एक्सपेंशन हो गया, मतलब ज्यादा मात्रा में हम लोग जो है रेल रोड बनाना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। ये सारा चीज हमारा हुआ था। इसके साथ साथ और क्या हुआ था सर, कि हमारा जो है साइंटिफिक डिजाइन मेथड, जैसे कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जो है जन्म हुआ। और हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले उसका क्या करते थे, स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते थे। बात समझ में आ रही है, तो ये सारा चीज हमारा हुआ है, किसके तहत हुआ है सर, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के तहत हुआ है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग फिर हाई राइज बिल्डिंग बनाने लगे, ठीक है, जैसे स्काई स्क्रैपर, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, तो वो ये सब जो है इसी चीज का देन है, समझ गए ना। चलिए, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में भी आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। तो इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं वो क्या कहता है। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राइट ए नोट ऑन रीसेंट सिविल इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रूज एंड इनोवेशन। हाल में जो है सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या खोज हुआ है, क्या क्या नया चीज लाया गया है, उस पर आपको एक जो है नोट लिखना है। बात समझ में आ रही है, उस पर आपको एक नोट लिखना है। क्या है नोट, आइए आपको समझाते हैं। यूज ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट एंड सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, अभी के समय में जो है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट जो है ये नया टेक्नोलॉजी है, जिससे हमारा कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ने लगा है,
ठीक है, ये एकदम नया चीज है। पहले हम लोग जो गांव में जनरली, गांव शहर में जो हम लोग जनरली कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहां जो कंक्रीट तैयार किया जाता है, कंक्रीट हमारा क्या है सर? सीमेंट, बालू यानी कि सैंड और एग्रीगेट, इसका मिक्सचर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंक्रीट कहते हैं। ढलैया करते समय जो मटेरियल तुम डालते हो वो कंक्रीट है हमारा। ठीक है, अभी के समय में हमारा जो है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट आया है, जिससे कि उसका ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ जो है काफी बढ़ गया कंक्रीट का। तो ये हमारा सर सबसे पहला पॉइंट हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया सर। दूसरा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या देखते हैं, आइए आपको हम बताते हैं। दूसरा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट मटेरियल्स, जैसे कि सेफ मेमोरी, एलॉयज, फाइबर, रेनफोर्स्ड कंक्रीट, ये सब चीज का डेवलपमेंट होने लगा है। बात समझ में आ रही है? ये सब चीज का डेवलपमेंट हो रहा है हमारा। उसके साथ साथ क्या हो रहा है? एडॉप्शन ऑफ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बीआईएम का जो है अडॉप्ट कर रहे हैं सर, जिससे हमारा प्लानिंग और डिजाइनिंग जो है बहुत अच्छा होने लगा है सर। इसके साथ साथ हम लोग जो है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का कंस्ट्रक्शन में प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि हमारा बिल्डिंग कंपोनेंट्स को डिजाइन करना बहुत आसान हो गया है सर। ये सब चीज जो है ना, नया नया इनोवेशन हुआ है, नया नया खोज हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में, वही सब चीज आपको हम बता रहे हैं। अभी के समय में ग्रीन बिल्डिंग का बहुत ज्यादा चलन है सर, ताकि हमारा सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके साथ साथ हम लोग जो है स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, जैसे कि आप देखते होंगे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या है। आप किसी रोड से जा रहे हैं, मान के चलो तुम इस रोड से जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगला जो रोड इधर टर्न लोगे तो इधर हमारा कितना जाम है, कितना भीड़ है, वो सारा चीज तुमको बैठे बैठे पता चल जाएगा कि किस रोड में कितना जाम है, कितना भीड़ है, ठीक है, बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा। वो सारा चीज जो है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट की मदद से आपको पता चल जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब हम लोग जो है सर्वेइंग वगैरह का काम करने के लिए हम लोग जो है ड्रोन्स का प्रयोग कर रहे हैं सर, इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग करने के लिए ड्रोन में कैमरा फिट करते हैं और हम लोग जाके उसको देख लेते हैं। समझ गए? चलिए, उसके बाद हम लोग प्री फैब्रिकेशन और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। प्री फैब्रिकेशन मतलब हम लोग जो है कोई भी चीज हम लोग साइट पे नहीं बनाते, हम लोग किसी फैक्ट्री में बना लेते हैं। ठीक ना? जैसे कि मान के चलो, अगर तुमको एक रूम तैयार करना है, सॉरी रूम कहते हैं, किचन तैयार करना है, ठीक ना, तो किचन में हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ रूम बना के छोड़ देते हैं। किचन में लगने वाला जो स्लैब है, सिंक है, ठीक है, उसके अंदर रखने वाला रैक या अलमीरा सब जो है, वो सारा चीज हम लोग कहीं बाहर से बना के लाएंगे और किचन में जाके सेट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमारा काम चलता है, उसी चीज को प्री फैब्रिकेशन या मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक ना? किचन अभी के समय बनाने से हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ एक रूम बना के छोड़ देते हैं। किचन के अंदर जो खाना बनाने वाला स्लैब होता है, ठीक है, उसमें लगने वाला बेसिन जिसको आप सिंक कहते हैं, वो सब हम लोग अलग से आके सेट करते हैं। वो चीज हमारा क्या? प्री फैब्रिकेशन या मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक है सर। एडवांस जियो टेक्निकल सॉल्यूशन, जैसे कि सॉइल स्टेबलाइजेशन हो गया, ग्राउंड इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है काफी कुछ जो है कर चुके हैं। इंटीग्रेशन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो ये सब चीज जो है हमारा बहुत कुछ इनोवेशन हो चुका है, नया नया खोज हो चुका है सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक ना? चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई डाउट है आप हमसे कमेंट, चैट या कॉल, व्हाट्सएप, जिसके थ्रू आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ रही है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि सबका भला हो सके। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या नहीं तो ऐप पे मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आप दोनों जगह चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ का अपडेट हो तो वहाँ पे तुरंत पता चल जाए। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड लक फॉर योर एग्जाम। मैं उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कीजिए।